डिस्ट्रैक्शन पर इल्ज़ाम मत लगाओ, अपनी फोकस को बेहतर करो और अपनी जुनून को अपनी सफलता का रास्ता बनाओ। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पर। आज है 17 सितंबर 2022 और 17 सितंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज हमारे इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना प्रारंभ की है? इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु सरकार ने। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया गया है। तमिलनाडु की सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है, जिसकी लागत आई है 33.56 करोड़ रुपए। तमिलनाडु सरकार ने यह योजना 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 1.14 लाख बच्चों को प्रभावित करेगी। तमिलनाडु के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वह M.K. स्टालिन हैं और वर्तमान राज्यपाल हैं वो R.N. रवि शर्मा हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देश का तीसरा बैंक जो हाल ही में 5 करोड़ की मार्केटिंग कैप क्लब में पूछने वाला तीसरा बैंक बन चुका है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले नंबर पर है हमारा HDFC और दूसरे नंबर पर है ICICI और तीसरे नंबर पर हो चुका है SBI। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। SBI 5 ट्रिलियन मार्केटिंग कैप को पार करने वाला तीसरा भारतीय ऋणदाता बन चुका है। 14 सितंबर 2022 को भारतीय स्टेट बैंक 5 ट्रिलियन रुपए की मार्केटिंग कैप को पार करने वाली तीसरी ऋणदाता और 7वीं भारतीय कंपनी बन चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। HDFC बैंक ICICI बैंक के साथ अब SBI एकमात्र तीसरा बैंक है जिसकी मार्केटिंग कैप अब 5 ट्रिलियन रुपए से अधिक हो चुकी है, जिसमें भारत के सबसे बड़े निजी बैंक यानी कि HDFC बैंक की जो मार्केटिंग कैप है 8.38 ट्रिलियन रुपए है। उसके बाद है ICICI बैंक जिसकी मार्केटिंग कैप है 6.33 ट्रिलियन रुपए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने योजना ओजोन परत के संरक्षण हेतु ओजोन दिवस घोषित किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स पर हस्ताक्षर जो हुए थे वो 16 सितंबर 1987 को हुए थे, जिनमें से 45 देशों ने सिग्नेचर किए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। निर्णय ओजोन को हानि पहुंचाने वाली गैस जिसमें CFC और CO2 का उत्सर्जन कम करना होगा। इसका जो लक्ष्य है CFC और CO2 को उत्सर्जन कम करना है। प्रोटोकॉल्स का लक्ष्य 2015 पूछने वाले रसायनों पर नियंत्रण करना है और जो 2022 का इसका थीम है वो है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला, और 2021 में जो थीम था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स हमें हमारे जीवन और टीकों को ठंडा रखना। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है 2022 का पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला। 16 सितंबर को और भी डेज मनाए जाते हैं, उनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। पहला मनाया जाता है मलेशिया संघ की स्थापना, जिसमें 16 सितंबर वर्ष 1963 की हुई थी। इस उपलक्ष्य में हर वर्ष 16 सितंबर को मलेशिया दिवस के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट एक और मनाया जाता है 16 सितंबर को ही पापुआ न्यू गिनी में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर 1957 को पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता की याद दिलाता है, यानी कि पापुआ गिनी जो था वो ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्र हुआ था 16 सितंबर को। पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में द्वीपों का एक समूह है। यहाँ की राजधानी पोर्ट मारिशविया है। केवल 16 लाख जनसंख्या वाला
60 लाख जनसंख्या वाला देश विभिन्नताओं के देश के रूप में भी जाना जाता है। पंपुआ गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं वह जेम्स मारेपा हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिनके ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स होने पर वे पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विराट कोहली हैं। आईसीसी की ओर से हाल ही में जारी नई रैंकिंग के अनुसार विराट कोहली T20 रैंकिंग में 15वें स्थान पर आ चुके हैं। और भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहन थापा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया है। सिक्किम राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेज़बानी करेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद LT पैनल के रूप में अंपायर पाकिस्तान अशद रफूल का 66 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ये थे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट प्रश्न जान लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोआओ लोरेंगो। जोआओ लोरेंगो, आपको जो फोटो में दिख रहे हैं यही हैं जोआओ लोरेंगो। अंगोला दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। जोआओ ओंगेरेको फिर से अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। 15 सितंबर 2022 को जोआओ लोरेंको ने अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। 68 वर्षीय लोरेंको ने राजधानी लुआंडा में अंगोला की पहली महिला उपाध्यक्ष एस्पेरेंका दा कोस्टा के साथ शपथ ली है। नेक्स्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन की ने प्रधानमंत्री चुनाव हारने के बाद हाल ही में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि जो ओलंगा थे उन्होंने यानी कि मैग्डेलेना एंडरसन को हराया है इस चुनाव में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कश्मीर की कौन सी झील पर नौसेना प्रशिक्षण क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसबल। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने कश्मीर के मानसबल झील पर नौसेना प्रशिक्षण क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है। भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC कैडेट को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33 वर्षों के बाद कश्मीर के गांदरबल जिले में मानसबल झील पर नौसेना प्रशिक्षण क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है। जम्मू कश्मीर के लगभग 100 NCC कैडेट प्रशिक्षण शिविर में भाग लिए थे। सुरक्षा स्थिति के बिगड़ने के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र में प्रशिक्षण को निलंबित कर दिया गया था। NCC की जो स्थापना हुई थी वो 1948 को हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं HN कुंज। अब जम्मू कश्मीर की कुछ झीलें देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की झीलें हैं डल झील, नागिन झील, बूलर झील, मानसबल झील, जिसमें बूलर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको हम नक्शे में भी दिखा देते हैं जम्मू कश्मीर की जो झीलें हैं, आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। डल झील है, बूलर झील है, बैनियाक झील है, मानसबल झील है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में रामकृष्ण मिशन की जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने रामकृष्ण मिशन की जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 15 सितंबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के दशक के अनुरूप बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। इसका नाम भारतीय आध्यात्मिक गुरु
रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है। इसका जो उद्देश्य है स्टार्ट करने का वो संत रामकृष्ण के जीवन में सन्निहित वेदांत की शिक्षाओं का प्रसार करना है और भारतीय लोगों को सामाजिक स्थितियों में सुधार करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसका जो गठन हुआ था वो 1897 को हुआ था। इसके जो संस्थापक हैं वो स्वामी विवेकानंद है। इसका जो मुख्यालय है वह बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो स्वामी स्मरणानंद हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस महान टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसमें हमारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की अनाउंसमेंट कर दिया है। आपको जो फोटो में दिख रहे हैं यही हैं रोजर फेडरर, जो कि टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। 20 ग्रैंड स्लैम एकल पदार्थ विजेता और महान टेनिस खिलाड़ियों में एक रोजर फेडरर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। सितंबर 2022 में होने वाले लेबर कप इनका अंतिम कप होगा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि रोजर फेडरर का अंतिम कप कौन सा है, वो ATP टूर्नामेंट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इन्होंने 8 बार यानी कि 2003, 2007, 2009 और 2012 और 17 में ये जीत चुके हैं। फेडरर विंबलडन के सबसे सफल खिलाड़ी हैं। इन्होंने आखिरी बार 2018 ऑस्ट्रेलिया ओपन में ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था। इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी देख लेते हैं। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान नरेश कुमार का 93 वर्ष की आयु में 14 सितंबर 2020 को निधन हो गया है। भारत ने हाल ही में फाइनल में एक तरफा रूप से नेपाल को 4-0 से परास्त कर दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ सेफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। विनेश फोगाट 14 सितंबर 2020 को सर्बिया के बेलग्रेड में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। इन्होंने स्वीडन की अम्बा मालग्रेना को हराया है। अगर पूछा जाता है कि विनेश फोगाट ने किसको हराकर ये कांस्य पदक जीता है, तो वो स्वीडन की अम्बा मालग्रेन को हराया है। यह चैंपियनशिप में इनका दूसरा कांस्य पदक होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MT यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। 15 सितंबर 2020 को भारतीय नौसेना और MT यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर आदान प्रदान किया गया है। समझौते के प्रावधानों के अनुसार MT यूनिवर्सिटी भारतीय नौसेना के लिए विशिष्ट डोमेन जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी, कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेशन, AI आदि में अनुकूल पाठ्यक्रम संचालित करेगी। इसके अलावा ये पाठ्यक्रम सेवा से अधिवर्षित निधि प्राप्ति के बाद नौसेना कर्मियों के बेहतर प्लेसमेंट को सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटिव। सीमा पर तैनात BSF की पहली महिला ऊंट सवारी दास्तान शुरू की गई है, जो कि BSF की पहली महिला ऊंट सवारी दास्तान को राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया है। यह दास्ता दुनिया में अपनी तरह का एक पहला दास्ता होगा। यह 1 दिसंबर 2022 को पहली बार BSF स्थापना दिवस परेड में भाग लेंगे। BSF भारत का प्राथमिक सीमा रक्षा बल है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1965 को हुई थी। इसके महानिर्देशक हैं पंकज कुमार सिंह और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी किसको पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेफ बेजोस। आपको जो फोटो में दिख रहे हैं यही हैं गौतम अडानी। जेफ बेजोस को पछाड़कर गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं।
गौतम अडानी अमेज़न के जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पहले नंबर पर हैं एलोन मस्क। वह केबल टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क के पीछे हैं, जो कि 273.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अब सिर्फ इनसे आगे एलन मस्क हैं। अब सेकंड नंबर पर सिर्फ ये आ चुके हैं जेफ बेजोस को पछाड़कर। फोर्ब्स की रियल टाइम्स बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार 16 सितंबर 2020 तक अडानी की कुल संपत्ति थी 155.7 बिलियन। यह 5.5 बिलियन डॉलर या लगभग 4% बड़ी है। अडानी समूह के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अडानी समूह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में। अगर आपसे पूछा जाता है कि अडानी ग्रुप का जो मुख्यालय वह कहाँ है, वह अहमदाबाद में है। इसकी स्थापना गौतम अडानी ने 1988 में प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के साथ कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय के रूप में की थी। 15 देशों में 60 स्थानों में संचालन के साथ समूह का वार्षिक राजस्व $20 बिलियन से अधिक है। इसके विविध व्यवसायों में बंदरगाह प्रबंध हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पादन और पारेषण आदि शामिल किए गए हैं। इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जान लेते हैं। एक्सिस बैंक के पूर्व ईडी प्रलेप मंडल ने सीएसबी बैंक के सीईओ सीएसबी लिमिटेड बैंक ने 15 सितंबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में प्रलेप मंडल की नियुक्ति की घोषणा की है। सीएसबी बैंक में शामिल होने से पहले मंडल एक्सिस बैंकों में कार्यकारी निदेशक और खुदरा बैंक के प्रमुख थे। मंडल 23 सितंबर 2020 को सीएसबी बैंक के खुदरा एसएमई संचालक और आईटी के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए और इन्हें 17 फरवरी से डिप्टी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हम जो आज का जो प्रश्न है आपको जिसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, किस राज्य में 32 करोड़ रुपए की लागत से हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा जो कल का प्रश्न है वह भी बता देते हैं। हाल ही में किस मशहूर फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर था वो जीन ल्यूक गोडार्ड था, जो कि बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।